आज अपने को स्टडी के लिए पहला चैप्टर मिला है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। आज हमने शुरू करने जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स, कोई भी हो, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर एसपी तक। कहने का मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कहीं से भी, कैसा भी, चाहे कोई भी पीएससी हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, सारों के लिए क्या है, ये एक कॉमन जो जनरल नॉलेज, कॉमन जो जीके है वो लेकर चल रहे हैं। तो पहला चैप्टर आज अपने शुरू करते हैं, बायोसाइंस। बायोसाइंस में पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ लाइफ। आज जो अपने अर्थ के ऊपर जो अपने लाइफ देख रहे हैं, लाइफ तो कम देखी होगी, स्ट्रगल ज़्यादा देख रहे हो क्योंकि कंपटीशन में बैठना है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में कई प्रकार की थ्योरियां वगैरह अपने बाइबल में, अपने धर्म ग्रंथों में, अपने कुरान में, अपने पुराणों में कई टाइप की थ्योरियां आपने पढ़ी होंगी। गॉड ने ऐसा किया, वैसा किया। तो गॉड ने तो वो सब कुछ कर दिया, लेकिन आदमी ने क्या किया? आदमी ने कहा कि जब गॉड बता सकता है कि धरती पर लाइफ इस तरह से आएगी, तो व्हाई शुड नॉट वी इंटरप्रेट? आदमी तो आखिर में कोई चीज है। तो इस तरह के आदमियों में जो आपस में चला कि कब हुआ होगा इस अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन, कब हुआ होगा। इससे पहले ये तो देखो कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ होगा, ये तो देखो। लाइफ का तो बाद में देखेंगे। लाइफ का ओरिजिन तो पहले अर्थ बनेगी, उसके बाद में ही तो लाइफ का ओरिजिन होगा। तो अर्थ कब बनी? कि सौरमंडल बना, उसी में तो अर्थ आती है। सौरमंडल जब बना तो उसी में तो अर्थ बनी। अच्छा, सौरमंडल कैसे बन गया? और उससे पहले भी क्या ब्रह्मांड बना? यूनिवर्स कैसे बना? धरती कैसे बनी? और सौरमंडल से। सौरमंडल कैसे बना? और यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स कैसे बना? यूनिवर्स जो है उसके लिए थ्योरी साइंटिस्ट ने दिए, बिग बैंग। बैंग का मतलब होता है कि एक विस्फोट, एक बहुत बड़ा धमाका, बैंग। कई बार रैप गानों में भी बैंग 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 करते हैं। तो बिग बैंग, बड़ा धमाका। किस प्रकार का धमाका? टाइम तो बताइए कब हुआ था ये हुआ 15 बिलियन पहले। देखिए अब अपने यहाँ एक टाइम स्केल लेते हैं, तो अब यहाँ है और आगे क्या है, ये होगा 1 2 3। जैसे अब ये आगे इस लाइन को, मैथ्स की इस लाइन को आगे बढ़ाओगे, इंटीग्रल लाइन है ये मैथ्स में, इसको अब आप आगे बढ़ाओगे, तो अब आप आगे बढ़ाओगे तो कितनी सेंचुरी चलेगी? 2025 चल रहा है। तो देखा जाए तो अपने 25 सेंचुरीज ये लाइन आगे चलेगी। लेकिन ये तो बिलियन है, इधर यूनिट बिलियन भी लिखी है। कहने का मतलब है कि जीरो, अब मान लीजिए आप 205, इससे आगे मत जाइए। इससे यहाँ पर जो मैंने लिखा अब का मतलब है 2025। अब मान लीजिए बिलियन के अंदर क्या है कि सेंचुरी कोई मायने नहीं रखती। तो 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, आप पीछे जा रहे हो वहां से, अब से पीछे जा रहे हो। 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, इस तरह से होते 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 15 बिलियन तक आ गए आप। 15 बिलियन से पहले ये बिग बैंग हुआ था और इतना तेज धमाका हुआ कि उसमें मैटर और एनर्जी चारों तरफ फैली। ये जैसे कोई परमाणु बम होता है तो फायर
और गामा रेज, एक्स रेज चारों तरफ फैल जाती है और अपना जो डिस्ट्रक्टिव रूप है वो दिखाने लग जाती है। इसमें शुरू में तो डिस्ट्रक्टिव लग रहा था, लेकिन बाद में क्या है कि गॉड की नेचर की पर मन में ये था कि कोई सृष्टि का निर्माण करना है, तो ये बिग बैंग सृष्टि के निर्माण की तरफ जाने का एक रास्ता बिग बैंग खुला। इसमें मैटर और एनर्जी स्प्रेड हुई इस तरह से चारों तरफ, और वो आज भी जो है कहते हैं ना यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स फैल रहा है, आज भी फैल रहा है। 15 बिलियन ईयर्स हो गए फैलते हुए। आपको कोई पूछे यूनिवर्स को इसको एक्सपेंड होते हुए, बल्ब वगैरह ने बताया था, तो कितने साल हो गए, कितना टाइम हो गया? 15 बिलियन। किसने बताया है? अब बल्ब अपने एक टेलीस्कोप लगा हुआ है अंतरिक्ष के अंदर, जिसको हबल टेलीस्कोप कहते हैं, जो बाहर से आने वाले तारों की रोशनी से उनकी फोटो वगैरह लेता है, दूसरे स्टार्स, दूसरी दुनिया के। एनीवे, आपको टाइम 15 बिलियन के पहले आप बिग बैंग बनाया और यूनिवर्स की तरफ आप बढ़ चले। अब आप इसको अपनी तरफ लाइए, टाइम को अपनी तरफ खींचे। 5 बिलियन और 4 बिलियन के बीच में एक और घटना होती है। ऐसा तो सारी बिग बैंग के अंदर के सारी की सारी गैस टुकड़ों टुकड़ों में सारा का सारा हो गया। ये तो एक ऐसा था कि एक बड़ा पत्थर को टूटता है, ये एक लड्डू टूटता है, तो ऐसा है क्या वो सारी की सारी बूंदी एक साथ सारी की सारी एक सेकंड के अंदर अलग अलग हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। तो टूटने का पैटर्न क्या रहा होगा 15 बिलियन पहले विस्फोट में, कि कुछ ग्रुप जो है गैसों का एक साथ रहा, कुछ का नहीं रहा, कुछ छोटे छोटे गैसों का पिंड रह गया, कोई बड़े गैसों का पिंड रह गया। तो इस प्रकार से अलग अलग बिग बैंग में जो पिंड रह गए थे, उसमें कोई एक पिंड रह गया, उस पिंड में भी विस्फोट हुआ एक प्रकार से। उस पिंड से जो लड्डू टूटा था 15 बिलियन पहले, उस लड्डू में से जो सॉलिड रह गया था, उन गैस के पिंडों से सौरमंडल की उत्पत्ति होती है 4 और 5 बिलियन के बीच में, यानी 4.6 अपना सोलर सिस्टम मतलब सन, यानी कहने का मतलब कि जो 9 ग्रह, अपने 9 ग्रह कह देते हैं ना, एक सूर्य के चारों तरफ जो घूम रहे हैं, तो इस सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का निर्माण होता है गैस के पिंडों के सौरमंडल से 4.6 बिलियन पहले। तो अब आपको कोई क्वेश्चन करता है कि बताना अर्थ कब बनी, अर्थ की उम्र बताइए, तो आप बोलोगे फटाक से 4.6 बिलियन पहले। सन की उम्र बताइए, 4.6 बिलियन पहले। अच्छा, सैटर्न की उम्र बताइए, 4.6 बिलियन पहले। तो जब सौरमंडल की सारी की उम्र 4.6 बिलियन है, तो अपने आप ये सारे आंसर इसमें सारे निकल जाएंगे। अब ये क्या मामला है कि कुछ टाइम को एजोइक कहा गया, कुछ टाइम को जोइक कहा गया। जोइक का जेड लगता है, जहां भी वर्ड के अंदर जेड ओ लगता है, तो उसको जू क्या कहते हैं? जू मतलब एनिमल, यानी लिविंग थिंग, जू। और जिसके पीछे जू से पहले ए लग गया, मतलब कि वो नहीं है। जैसे कई शब्दों के पीछे डी लग जाता है, डी ऑक्सी लग गया, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं है।
वैसे ही ए लग गया तो मतलब ए जोइक, वहां मतलब लिविंगनेस नहीं है। इस पीरियड में सिर्फ एक धरती आग का गोला थी जो 4.6 से अपनी तरफ आते हैं तो 3.8 बिलियन तक, तो लगभग एवरेज 1 बिलियन तक जो है यहाँ कोई लाइफ नहीं थी, कोई जिंदगी नहीं थी। आगे समझ में? इस पीरियड को क्या कहेंगे? इस पीरियड को कहेंगे एजोइक पीरियड। क्या बोलेंगे? एजोइक पीरियड। अच्छा, फिर आगे जोइक पीरियड आ रहा है, इसका मतलब लाइफ का ओरिजिन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कहाँ होगा? देखिए, शुरू में क्या था, जब वो आग का फायर थी चारों तरफ, एयर फायर थी, वो धीरे धीरे कोल्डनेस में आया, ठंडा हुआ, तो यहाँ पपड़ी जमी, जिसको अर्थ कुछ कह सकते हैं, जिस पर कोई पैर जमा सके, कोई पैर जमा सके। मतलब क्या है कि थल का निर्माण हुआ, आग से थल का निर्माण हुआ, धरती की क्रस्ट बनी। ये जो लंबी क्रस्ट थी, ये जो थी एक पूरी क्रस्ट थी, धीरे धीरे एकसार थी, और बाकी तो पानी था, जिसको क्या कहेंगे, उस ओशियन का नाम था उस जमाने में 3.8 ईयर साल से भी पहले उस ओशियन का नाम, आज तो 7 ओशियंस है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, सारे इस तरह से। लेकिन उस समय जो पानी था वो एकसार था, लैंड भी एकसार थी। जो एकसार लैंड थी उसको कहते थे पान जिया। पान का मतलब होता है तो वास्ट, बहुत दूरी में पान, और जिया का मतलब अर्थ या थल। तो उस जमीन को कहते थे पैंजिया, और पानी को क्या कहते थे? ओशियन को, वाटर को ये कहते थे प्रीटिथिस सागर, प्रीटिथिस सागर पानी। अब जो पैंजिया जो था, ये पैंजिया, मान लो ये जमीन है, ये पैंजिया, बाकी वाटर है धरती के ऊपर इस तरह से। अब ये क्या है कि 2 टुकड़ों में कटाई। इस लैंड को कहा गया गोंडवाना, इस लैंड को क्या कहा गया? गोंडवाना, और इस लैंड को लोरेशिया, इस लैंड को लोरेशिया का, और इधर वाली को कहा गोंडवाना। हम किधर आ गए? इंडिया किधर आ गए? गोंडवाना में आ गया। और जो अमेरिका, जो जिसको कहते हैं नई दुनिया, अमेरिका वगैरह, वो आ गया लोरेशिया में। तो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि अमेरिका वगैरह और पुराना पैंजिया में कौन सा हिस्सा है? कि लोरेशिया वाला हिस्सा है। और जो एशिया वगैरह है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इसके बारे में पूछें तो आप गोंडवाना बताएंगे। अब जब लैंड अलग होती है तो खाई आ गई, खाई पड़ गई ना, डिच पड़ गई बीच में, खाई पड़ गई, तो खाई में वाटर बढ़ गया काफी बड़ा इस तरह से, जिसको आजकल पैसिफिक भी कह सकते हो। थोड़ा सा पार्ट पैसिफिक भी था उसका आजकल। ये प्री नहीं कह के इसको टिथिस सी कहा गया। प्री हट गया, टिथिस सी आ गया, वाटर बन गया। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोई टिथिस सी की निशानी, क्वेश्चन बना के पूछ सकता है टिथिस सी हिसाब। टिथिस सी में कुछ रेमिनेंट जो बीच में जो खड्डे हैं वो रह गए, बाकी बाद में गोंडवाना भी जो टूटा, लोरेशिया भी टूटा है। लेकिन इसकी निशानी कोई पूछे
एग्जाम में, तो कौन सा बताओगे आप? इसको बता दो ये टी सी की निशानी जो है आपका ये मेडिटेरियन सी, जॉर्डन में जो डेड सी रहा, ये टर्की के पास जो है कैस्पियन सी रहा, कैस्पियन झील, ये सारे उस टी सी की निशानी है। और जो सबसे ज्यादा खारा पानी इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें फ्रेश वाटर आने की कोई संभावना नहीं, और खारे से खारा सैलिनिटी बढ़ती गई, इसमें सैलिनिटी बढ़ती गई। डेड सी की जो हालत इतनी सैलिनिटी है उसके अंदर कि कोई भी आदमी यदि उस डेड सी में डूबने की कोशिश करे, कोई सोचे कि मैं तो सुसाइड करूंगा, लेकिन डेड सी में डेड नहीं हो सकता, नाम ही डेड सी है उसका, क्योंकि उसकी डेंसिटी सैलिनिटी की इतनी है कि आदमी डूबने की कोशिश करे तो भी ऊपर आ जाएगा। कोई जानवर वहां जिंदा नहीं है, क्योंकि इतनी सैलिनिटी है। ऑस्मोसिस के कारण कोई आदमी या जानवर, कोई लाइफ वहां डेड सी में नहीं है। घूमने के लिए टूर बना लेना जॉर्डन का। एनीवे, अपने अब इस तरह की बातों को टीथिस सागर तक आ गए, और ये भी बता दिया कि टीथिस सी में, प्री टीथिस सी में क्या है कि जो एक पीरियड शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। यानी लाइफ की शुरुआत कब हुई, टाइम पीरियड बताइए, 3.8 बिलियन ईयर्स पहले। क्या आदमी था उसमें? वही पूछ ले आपको, क्या आदमी नाम का जंतु था क्या उसमें? हाथी नाम का जंतु था क्या? बंदर थे क्या 3.8 ईयर साल पहले? बंदे नहीं थे। उनके लिए अलग कार्य पड़ेगी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, और डार्विन महोदय, लेमार्क महोदय आदि जो है उनको बाद में पड़ेंगे। तो सबसे पहले वाला जो जीव है, तो अपने क्या है, अपने पिताजी को ढूंढना पड़ेगा, दादाजी को ढूंढना पड़ेगा, वो कौन थे और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे बने, केमिकल से बने। तो इसका मतलब हुआ ये कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो फिर ये जो धार्मिक ग्रंथों में जो ये थ्योरी जा रही है कि गॉड ने आदमी बनाया, हाथी बनाया, बंदर बनाया, घोड़ा बनाया, गाय बनाई, ये बनाई और बना के छोड़ दिया ऐसे, तो ये थ्योरी तो फिर फेल है। भाई आदमी की साइंस के हिसाब से तो फेल है, क्योंकि श्रीवान जो रशियन थे, ओपेरिन और जेवियस एल्डन, रशियन थे AI ओपेरिन, जेवियस एल्डन, इन्होंने बताया AI ओपेरिन की बुक का नाम बताए, तो पूछ ले तो बोलो ओरिजिन ऑफ लाइफ। उस बुक में थ्योरी दी, इसने प्रैक्टिकल नहीं किया। इस बुक में एक सोच अपना जो हाइपोथेसिस है वो लिखा इसने। क्या हाइपोथेसिस थी इस बुक के अंदर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में किस प्रकार की हाइपोथेसिस है, ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक में किस तरह की हाइपोथेसिस है, या ये पूछ ले कि AI ओपेरिन और जेवियस एल्डन की क्या हाइपोथेसिस थी लाइफ के बारे में, बताएं। तो उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, Who wrote the origin of species? चार्ल्स डार्विन। वो बाद में आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ में किस प्रकार की थ्योरी थी? नंबर 1 मैटेरियलिस्टिक, कि ये जो दुनिया है वो मैटर से बनी। उसमें इसने क्या बताया कि मैटर से बड़ी, इसलिए ये भी पूछ सकता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में कौन सी थ्योरी है? कोई मैटेरियलिस्टिक थ्योरी है, मैटर से दुनिया बनने वाली थ्योरी है।
अच्छा, तो स्टार्टिंग में तो एटम्स ही थे, उसने बताया कि स्टार्टिंग में तो एटम ही थे, मॉलिक्यूल थे ही नहीं। देखिए मैं यहाँ फर्क बता देता हूँ आपको कि एटम का मतलब तो होता है कि एक ही, इसके बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस एलिमेंट की किसी से साझेदारी नहीं, किसी से पार्टनरशिप नहीं है, किसी से ज्वाइनिंग नहीं है, अकेला है। इसकी किसी से मैरिज नहीं हुई है, इसलिए ये एटम है, मतलब क्वाड्रेपन को एटम कह सकते हो। अब इसकी मान लो किसी दूसरे एटम से हो गई, मतलब मिनिमम एक से मैरिज हो गई, तब इसको हम टू एटम देयर शुड बी मिनिमम, कम से कम 2 एटम ज्वाइन हो जाते हैं, ये उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि O2, H2, N2, ये 2 एटम है। ये क्या है? 2 एटम है, ये मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और मैं खाली ये लिख देता N, H, तो ये खाली एटम रहता है। तो एटम जो है, ओपेनिंग ने कहा कि शुरू में तो जो धरती थी बिग बैंग के बाद में बनी 3.8 के टाइम में सिर्फ एटम थे। दूसरा बताया था कि एटम से बाद में मॉलिक्यूल बना, अट्रैक्शन हुआ। अब आइए, उसने कहा कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट क्या था? रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। देखिए, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट का मतलब है, ये मिटा देता हूं समझाने के लिए। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट का मतलब हुआ, ऐसे आप समझ, आपको केमिस्ट्री में भी ये आएगा और सारी साइंस में चलता रहेगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये दोनों समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक स्टोरी में देखते हैं। हाइड्रोजन, शुरू में यहाँ हाइड्रोजन खूब थी, हाइड्रोजन के एटम ही थे शुरू में, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन तो किसी भी मॉलिक्यूल में इस धरती के ऊपर कोई भी हो, उसमें इसको आप स्टोरी में क्या है, पॉइजन मानिए, जहर मानिए, और ऑक्सीजन को आप लाइफ मानिए। क्या माना ऑक्सीजन को? लाइफ। पता ही है, ऑक्सीजन ना हो तो अपने थोड़ी हो लाइफ। और ये दिया प्योर हाइड्रोजन होगा तो वहां क्या है, अपने धमाके स्पॉट में अपनी मौत हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएंगे। मौत का दूसरा नाम क्या है? रिड्यूस, कम होना। तो ये जो शब्द है, इसका रिडक्शन का मतलब है कि क्या कम होना, क्या निकलना, कि H हाइड्रोजन निकलना। पॉइजन निकल गया, आप जिंदा रहेंगे ना। और तो ऑक्सीडेशन हो गया, जिंदा रह गए। या ऑक्सीजन मिल जाए, या तो देखो ये जहर निकल जाए तो जिंदा रहोगे, ऑक्सीडेशन हो गया। या ऑक्सीजन आके मिल जाए तो आपकी लाइफ बन जाए, ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसका रिवर्स हो गया रिडक्शन, मारना,
कैसे कोई रिड्यूस होगा, कैसे कोई मरेगा? हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल गया, लाइफ निकल गई तो वो रिड्यूस हो गया। तो एक स्टोरी हो गई। इससे क्या है कि आपको सदा के लिए याद रहना चाहिए। और दोनों को मिले, जिंदगी और मौत को दोनों को मिला के बोलते हैं साइंटिस्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये संधि कर दिया, रिडॉक्स संधि हो गया ये रिडॉक्स। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, आप समझ गए होंगे। अब हुआ ये है कि श्रीमान एआई ओपन जो रशियन था, इसे लाइफ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या बताया था उसने? मेटेरियलिस्टिक है ये वो। और इसने बताया कि शुरू में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही थे। एटम्स अट्रैक्शन के कारण, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन के कारण क्या हुआ कि मॉलिक्यूल बने एटम। लेकिन वो मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक थे, ऑर्गेनिक नहीं थे। ऑर्गेनिक का यहाँ मतलब और फिर से समझ लेना, कार्बन। जिस भी कंपाउंड में कार्बन हो वो ऑर्गेनिक मैटर बन गया। ग्लूकोज की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, फैट की बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, उसमें कार्बन होगा ही। इसलिए वो क्या है, कार्बनिक कंपाउंड होगा और उनका दूसरा नाम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गन, जिससे कार्बनिक कंपाउंड से अपने ऑर्गन बने हुए, फैट वगैरह, इसलिए अपने ऑर्गन्स कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एटम के बीच में अट्रैक्शन हुआ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर फिर से अट्रैक्शन हुआ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। अरे बना रहे हो, इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए क्या? बिना एनर्जी के कोई कंपाउंड बना है क्या? आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहने को तुम कहते हो कि लो साहब पानी बना दिया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ मिला दो, बन जाएगा पानी। अरे इसके लिए एनर्जी चाहिएगी। इन दोनों को मिलाने के बाद में एनर्जी चाहिएगी, हाई एनर्जी चाहिएगी, जब जाकर ये इनका अट्रैक्शन होगा। ऐसे शादी नहीं होगी, खर्चा बहुत लगेगा। समझ रहे हो? मतलब एनर्जी ये आई कहां से? ये एनर्जी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगी तो आई कहां से ये एनर्जी? आपको तो पता ही है कि शुरू के अंदर जब कितनी कॉस्मिक रेस थी, जब धरती का जब जन्म हुआ, कितनी कॉस्मिक रेस थी, यूवी लाइट थी, वो एनर्जी से फुल होती है पूरी। तो ये यूवी लाइट और कॉस्मिक रेज यहां से एनर्जी लेकर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, मिलकर कार्बनिक मॉलिक्यूल में बदल गए। अब मैं फिर एक छोटी सी ये कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बन गए और यहां से फिर क्या है, लाइफ बन गई। इसने तो अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये थ्योरी बता दी, ओपेरिन और इसने। लेकिन थ्योरी बताई उन्होंने, प्रैक्टिकल किया। आपको तो पता है कि रशिया की और यूएस की थोड़ी राइवलरी रहती है, हिस्टोरिकल राइवलरी है आपस में। वो करता है तो फिर रशिया करता है तो यूएस करता है। तो ये यूएस के मिस्टर स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरी थे। यूरी ने आइडिया दिया, यूरी ने तो सिर्फ क्या है मंत्र पढ़ा और स्टैनले मिलर ने वो प्रैक्टिकल किया। बड़े बोलते हैं ना मजाक में, ये दो जने थे, पंडित जी ने कहा कि मैं मंत्र पढ़ता हूं तो सांप की गोमे मार दे।
मैं मंत्र पढ़ के सुरक्षित कर रहा हूँ। तो यूरी ने तो क्या है कि बताया कि मिलर ऐसा कर, इस प्रकार का एक कांच का जो नहीं टूटने वाला कोई सिस्टम, ऐसा कांच ले, उसके अंदर क्या है कि इनऑर्गेनिक जो है ना, इनऑर्गेनिक अमोनिया NH3 है, हाइड्रोजन है, वाटर है, मीथेन है, सब में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, 4 ही है मेन। मीथेन ले तू, मिलर, यूरी ने मिलर को बताया, स्टैनले मिलर को, कि मीथेन ले, थोड़ा पानी ले, हाइड्रोजन ले ले। ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट है, इनऑर्गेनिक जो साल्ट है, जिस ये जो केमिकल है, इनको हाई एनर्जी, मतलब इनको वही वातावरण दे जो कॉस्मिक रे, यूवी रे जो पहले 3.8 इयर्स पहले मिला, हाई वोल्टेज का इनमें करंट प्रवाहित करे, इसमें इनको इकट्ठा करें। तो उसने देखा कि यार लाल सा और गर्म सा पदार्थ है, जैसे कोई सूप पीते हैं ना, सूप जैसा बन गया, रेड वार्म डाइल्यूट सूप। तो अपने क्या है, इस लेसन का नाम ये भी लिख सकते हो कि रेड वार्म डाइल्यूट सूप, ये जिंदगी है। ये कविता बन गई है, रेड वार्म डाइल्यूट सूप, बनाया किसने, स्टैनले मिलर, एराल्ड यूरी की सोच से। तो देखिए आप क्या बन गया, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, आपके शरीर में, आपके खाने में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, एक कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीनो एसिड प्रोटीन की यूनिट, न्यूक्लिक एसिड DNA RNA की यूनिट, न्यूक्लिक एसिड की यूनिट मैं अभी बोला नहीं, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल वगैरह यूनिट्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स की 5, वो मैं भी कहने सीधा लिख दिया न्यूक्लिक एसिड। ये अब मैं फिर एक स्टोरी लाता हूं भाई। ये ग्लूकोज जो है, एक ऐसे माड़ा है, ये क्या है, मनके, क्या है, मारा के मनके। मैं ये कहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट की माला, तो बोले इसमें ग्लूकोज का मनका है। ये क्या है, शुगर और ग्लाइकोजन और सेलुलोज। सेलुलोज पता है ना आपको, प्लांट्स की जो सेल होती है उसके चारों तरफ बड़ा ही हार्ड कवरिंग होता है, लकड़, जिसको लकड़ी कहते हैं अपने, बड़ा ही सेल के चारों तरफ क्या है, बड़ा हार्ड वो कवरिंग होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इसका भी मन का ग्लूकोज है, शुगर का मन का भी ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन का मन का भी ग्लूकोज है। ये कार्बोहाइड्रेट की मालाएं, चेन ऑफ वेरियस चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सारों की चेन है, सारों की माला है। वगैरह तुलसी की माला, चंदन की माला, ऐसे अलग अलग मालाएं हैं। तो ग्लूकोज मणि है, ये कार्बोहाइड्रेट की माला। फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल मणके, इसके रेड वार्म डाइल्यूट सूप में पाया इसने, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इससे क्या है, फैट जिसको घी तेल कहते हो, घी तेल की माला। इसमें मनके कौन से होते हैं, घी तेल में, बोलो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बढ़िया होते हैं। अच्छा, प्रोटीन में, प्रोटीन की जो माला है, इसमें किसके मणि होते हैं, बोले अमीनो एसिड के। अच्छा, अब आप खाने में आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आप खाते हो,
जब डाइजेशन बढ़ेंगे तो ये तीनों आएंगे। डाइजेशन का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव तोड़ना, फिर ये इधर से उल्टा आएगा, वहाँ अपने पेट के अंदर क्या है, स्टोमक के अंदर है और इंटेस्टाइन में, इनको ग्लूकोज फैटी एसिड अमीनो एसिड में तोड़ा जाएगा। और फिर क्या है कि बॉडी जो है ना अपने मन मुताबिक माला बनाएगी उनसे। हर जीव जो है अपने मन मुताबिक माला बनाता है। सब जीवों की माला जो है एक अलग अलग स्टाइल से है। और माला का पैटर्न जो है, किस प्रकार की माला बनेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस जीव के डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या कोड है, वो डिकोड होकर वो माला बनेगी। मणिये तो अपने खाने में डाइजेशन कर लेंगे, मणिये तो बना लेंगे, लेकिन वो जोड़ा अपने तरीके से जाएगा, वो डीएनए के अंदर लिखा है। एनीवे, रेड वार्म डाइल्यूट सूप में देखो मणिये थे और ये स्टेनले मिलर और हेराल्ड यूरी ने मिलकर बनाया। तो देखा, क्या देखा, अब ट्विस्ट है मामले में। अब ध्यान से देखिए, अब जादू होगा, अब लाइफ आएगी कि न्यूक्लियो प्रोटीन और ये न्यूक्लिक एसिड के जो ये मणिये हैं, ये न्यूक्लिक एसिड की माला और प्रोटीन की माला मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन हो, न्यूक्लियो प्रोटीन। और देखा कि इस न्यूक्लियो प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट का मणिया भी मिल गया, राइबोज भी मिल गया यहाँ, और ये बन गया आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बन गया। तो सबसे पहले इस धरती के ऊपर जो डुप्लीकेटिंग, ये जो मॉलिक्यूल है ये डुप्लीकेटिंग है, अपना डुप्लीकेट खुद तैयार कर लेते हैं। ये नहीं कर पाते, शुगर अपना डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, फैट अपना डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो है ये अपना डुप्लीकेट कर लेगा। तो आपको कुछ नहीं आएगा कि डुप्लीकेटिंग मटेरियल कौन सा है, पूछ लेगा। तो आरएनए सबसे, ये भी पूछेगा कि सबसे पहले जो डुप्लीकेटिंग मटेरियल है इस धरती पर कौन सा बना, तो आरएनए। उसके बाद में डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डुप्लीकेटिंग मटेरियल है, ये न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए एन लगा है इसमें। आरएनए तो बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है, लेकिन डीएनए जो है 99.9 जो बाहर रहता है वो बाद में बताएंगे, लेकिन 99.9 जो डीएनए है न्यूक्लियस में रहता है, ये सेंटर में रहता है। ये मैंने डीएनए दिखाया है इससे, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, यहाँ इकट्ठा हो गया। ये देखिए, अब डीएनए ये डुप्लीकेट तो हो ही सकता है, और इसके चारों तरफ जो है एक दीवार बन गई, एक घेरा सा बन गया, वो फैट से बन गया, चारों तरफ से घेरा बन गया, एक झिल्ली बन गई, एक मेम्ब्रेन बन गई चारों तरफ इस न्यूक्लियो प्रोटीन की। ये मेम्ब्रेन कैसे बन गई? अरे भाई, जब धरती ठंडी हो रही थी तो क्यों नहीं बनेगा? जब आप दूध उबल कर ऊपर एक पतली चमड़िया सी, पतली मेम्ब्रेन सी आ जाती है, वो भी तो फैट की होती है। दूध के ऊपर जिसको मलाई वगैरह कहते हो, वो भी तो फैट की होती है, ठंडा होने पर आती ही नहीं आती। तो वैसी धरती ठंडी हो रही थी, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियस बीच के अंदर, डुप्लीकेटिंग मटेरियल, तो उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन फैट की, और इसका नाम हो गया, ये जीव बन गया। तो सबसे पहले बनने वाला जो जीव है उसको बताया गया, सबसे पहले जो सेल बनी धरती के ऊपर, सेल, नॉट डुप्लीकेटिंग मटेरियल बट सेल पूछेगा कि पहली सेल का नाम बताएं, साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है ब्लू, जिसको ब्लू ग्रीन इसलिए कि ये ऑक्सीजन दे रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन रंग से जिसको क्लोरोफिल कहते हैं,
ये फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ये बाद की बातें। लेकिन यहां से ऑक्सीजन शुरू होगी साहब निकलनी, जिंदगी मिलनी शुरू होगी, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट आ गया धरती के ऊपर। जो आज जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट वाला एटमॉस्फेयर है साइनोबैक्टीरिया बनने के बाद। और इसीलिए इस वातावरण को तो आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन का जनक कौन है? ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन का जनक है साइनोबैक्टीरिया। यहां से फोटोसिंथेसिस होने लगा, ऑक्सीजन आ गई, दुनिया भर की बाहर आ गई, तो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि आदि जीव कौन सा हुआ? आदि जीव और साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, तो स्टोरी में कह सकते हो कि इस धरती, अब जो लिविंग बेस है, जो लाइफ ऑफ ओरिजिन है, इसके पिताजी पहली सेल साइनोबैक्टीरिया। ये तो वो जो आता है ना आदम और हवा का अट्रैक्शन, तो कॉस्मिक रेज और एनर्जी के कारण क्या है, वो पहले नहीं बताया ना, आदम और हवा। हवा औरत थी, आदम क्या है पुरुष था, उनमें अट्रैक्शन हुआ बाइबिल में और में, तो शायद वो इसका ही एक रूपक है कि उनमें मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हुआ और ये माला के मणिये बन गए। तो धार्मिक पुस्तकों को भी रूपक से समझे तो कंपेयर किया जा सकता है। आपने बायोलॉजी बना दी। बायो का मतलब क्या होता है? जीव, लाइफ। लॉजी का मतलब नॉलेज, लाइफ का नॉलेज जिस साइंस की ब्रांच में होता है उसको बायोलॉजी कहते हैं। ये नाम किसने दिया? बायोलॉजी ये नाम, इस नाम का जनक कौन था? लेमार्क था, ट्रेवेनियस। लेमार्क वही लेमार्क कि नीचे घास खत्म हो गया था, जिराफ पहले छोटे से थे, पेड़ों की तरफ फिर हरी पत्तियों की तरफ देखने लगे जिराफ, उनकी लंबी गर्दन हो गई और नई स्पीसीज बन गई जिराफ। वो थोड़ी देने वाला वही लेमार्क, इसने ये बायोलॉजी नाम भी दिया था। और इसका एक साथी होता ट्रेवेनियस, उसने भी नाम दिया था। लेकिन इससे पार नहीं पड़ी, इसमें भी दो ब्रांच हो गई, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी नाम किसने दे दिया? जिसको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु। जो नाम देता है उसको फादर कह देते हैं, जो को काम करता है उसको फादर कह देते हैं सब्जेक्ट। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु ने नाम दिया इसका। बॉटनी नाम कहां से आया? बॉटनी है एक ग्रीक शब्द है, वो भी बास्किन। एक ग्रीक शब्द है बास्किन। बास्किन का मतलब ग्रेस, टू ग्रेस, सरना। पेड़ पौधे, घास फूस, इनकी जो स्टडी होती है वो बॉटनी में होती है, सरना, ग्रेस, इससे नाम पड़ गया बॉटनी, बास्किन शब्द से, ग्रीक शब्द से ये। और बॉटनी का फादर भी होगा कोई, जब इसका फादर था तो बॉटनी का भी तो फादर होगा कोई। हाँ, वो भी ग्रीक था, थियोफ्रास्टस। उसने हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम बुक लिखी, मैं आगे बता देगा।
हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम। तो देखिए अब आपने एटम और मॉलिक्यूल का फर्क समझ लिया। आज कितने धरती पर कितने एटम है आज? केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो 118। कितने हैं? 118। गोल्ड ने कितने बनाए हैं? 92। बाकी 26 आदमी ने लैब में बनाए हैं। तो इनके जो ये 118 एलिमेंट है और इनके एटम है, कितने टाइप के एटम्स आज धरती पर मौजूद है? मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूं, कितने टाइप के एटम्स धरती पर मौजूद हैं? तो 118 टाइप। आई एम नॉट स्पीकिंग मॉलिक्यूल वर्ड। मॉलिक्यूल का मतलब तो है कि मैरिज हो जाना। आपने पढ़ लिया ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ये यूनिवर्स किससे बना है? मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। तो आप मान लो कोई इंटरव्यू में जा रहे हो आप, और इंटरव्यू को अपनी तरफ खींचना चाहते हो, वो आपको अच्छी खासी फिलोसफी का ज्ञान है और आप चाहते हो कि मेरे को इस फिलोसफी में क्वेश्चन पूछे ये, तो उन्होंने पूछ लिया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये यूनिवर्स है, ये किससे बना है? तो आपको याद आ जाएगी थोड़ी कि मैटर और एनर्जी से बना है। मेटेरियलिस्टिक थ्योरी पोपेरी ने जो दी कि मैटर और एनर्जी से बना है। तो आप उसी समय मैटर ऑफ एनर्जी से बना है, तो उसी समय आप ये जो बोलोगे कि ब्रह्म और माया से बना है, वो सामने वाला कहेगी ब्रह्म और माया, व्हाट डू यू मीन? कि मैटर ब्रह्म है, एनर्जी माया है। फिर वो आगे से आगे आपको क्वेश्चन और पूछते जाएंगे। इसका मतलब आ कि आपने इंटरव्यू को हैक कर लिया ज्ञान होने से। हाँ, तो कोई क्वेश्चन वगैरह है इसमें? कोई पूछना है दो मेरे को। ये तो बता दिया कि पूछा है इन्होंने कि धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन पैदा करने वाला जीव, ये देखो पिताजी बैठे हैं, साइनोबैक्टीरिया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक बताया था ना, एआई ओपेरल। शुरू में एआई और अभी भी एआई आ रही है, एआई ओपेरल। मजाक की बात है कि द बुक ऑफ लाइफ किसने लिखी? बोले इमरान हाशमी ने। ये याद मत करना, ये डिलीट कर देना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्रिएटर। अच्छा चलो, ये ठीक क्वेश्चन पूछा है। लाइफ बनने तक मॉलिक्यूल्स जो लाइफ बनने तक पार्टिकल का सीरियल बताइए। एटम, मॉलिक्यूल, यहाँ एटम्स की शादी होगी, मॉलिक्यूल अट्रैक्शन हो गया, मॉलिक्यूल और स्मॉल कार्बनिक मॉलिक्यूल। स्मॉल कार्बनिक मॉलिक्यूल मतलब मणिये, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, मणिये। स्मॉल कार्बनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बनिक। और इससे फिर बिग, इससे फिर माला बन गई, शुगर, फैट और प्रोटीन। इस तरह से 4 ही क्रम हो गए ना केमिकल इवोल्यूशन में। बताइए, हाँ, सेल्फ डुप्लीकेटिंग वाला मॉलिक्यूल धरती पर पहला मॉलिक्यूल कौन सा था? बोले आरएनए। शरीर में कितने एलिमेंट्स, शरीर में अपनी बॉडी में कितने एलिमेंट्स है?
मैंने 118 बताया ना अभी तक, इनमें से कितने एलिमेंट अपनी बॉडी के अंदर हैं? अरे यार, डेड बॉडी का संस्कार करने जाते हो, बरियल कर देते हो, या आग के हवाले कर देते हो, अग्नि संस्कार करते हो, उसकी राख में नाप लो। तो आप जब उसकी राख में नापोगे डेड बॉडी की, तो आपको 27 मिलेगी, 27 एलिमेंट्स। अच्छा, तो इनका कर्म क्या है? सबसे ज्यादा कौन होगा? जो लाइफ दे, जो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट पैदा करे, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट पैदा करे। ऑक्सीजन, आई मीन ऑक्सीजन पहले पूछ रहा है, ये पहला अपनी बॉडी के अंदर 65, इसके बाद में हाइड्रोजन, कार्बन है, तभी तो ये बनाए हैं मणिये माला के। हाइड्रोजन 10.5%, ये रिड्यूस हो गया भाई, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट हो गया। और नाइट्रोजन 3.3%। इस मणियों में इन चारों का सबसे बड़ा योगदान, चारों ने मिलकर ये मणियां बनाए, इसलिए 4 के परसेंटेज ऊंचाई सबसे ज्यादा है, कम तक। बाकी जो 27 है, जो 23 है, उसमें थोड़े स्मॉल है। उसमें भी पूछ रहा है कि एक ने पूछा है कैल्शियम और फास्फोरस जो आपकी हड्डियों में, कैल्शियम और फास्फोरस जो आपकी हड्डियों में, वो कितना अपनी बॉडी में? बोले कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1%। जो दांत में है, जो हड्डियों में है, कैल्शियम फास्फोरस, जिसको मरने के बाद में गंगा जी ले जाते हैं, माइनर एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये अच्छा प्रश्न है कि जो लिविंग्स में हमेशा कौन से एलिमेंट आयंस के रूप में पाए जाते हैं? आयंस का मतलब है कि एटम का मतलब तो है कि देयर इज नो चार्ज, जीरो चार्ज। जितना प्लस है इसके सेंटर में प्लस है, उतना ही बाहर माइनस है। यहां 2 प्लस हो गए तो 2 बाहर इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, तो न्यूट्रल हो गया ना, एटम कहेंगे इसको। लेकिन ऐसा होता है, मान लो सोडियम है, सोडियम के अंदर 11 सोडियम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें 11 पॉजिटिव होते हैं, और बाहर मान लो 10 नेगेटिव होगा। तो सोडियम पर 1 प्लस आ गया कि नहीं आया? जब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एक पॉजिटिव आ गया, चार्ज आ गया इसके ऊपर, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो। क्लोरीन होगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, बीच में प्लस कम होगा, यहां ज्यादा होगा माइनस। ये नेगेटिव आयन कहलाएगा और ये पॉजिटिव आयन कहलाएगा। और आयन जो है हमेशा क्या है कि रिएक्शन के मूड में रहेंगे, मैं किसी को पकड़ दूं, मैं किसी को पकड़ दूं। ये प्लस वाला कहेगा कि मैं किसी माइनस को पकड़ दूं, और माइनस वाला मूड में रहेगा मैं किसी प्लस को पकड़ दूं।
एक्शन रिएक्शन में रहेंगे ये। तो क्वेश्चन ये पूछा है इसने कि लिविंग्स जो है उसमें कौन से एलिमेंट हमेशा आयंस में रहते हैं, हमेशा रिएक्शंस में रहते हैं, हमेशा रिएक्शन में रहते हैं आयन में। तो नमक है खाते हो आप, इसमें NaCl होता है, ये रिएक्शन में ये प्लस था ये माइनस दोनों अट्रैक्शन करके नमक बना लिया अपनी बॉडी के अंदर आयंस। तो सोडियम है, पोटेशियम है, ये एक आयन होता है सोडियम पोटेशियम। इस तरह के जो कैल्शियम, ये जो है इस पर 2 प्लस होता है, तो ये भी आयन के रूप में रखने हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस बताया था ना भी मैंने शरीर में, ये भी है। क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन जो अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, माइनस ये नेगेटिव आयन होते हैं, ये भी आयन के रूप में रहते हैं अपनी बॉडी में। तो क्वेश्चन वो ABCD में पूछ लेगा कौन सा आयन के रूप में रहते हैं अपनी बॉडी में, जो 27 एलिमेंट्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शायद इसने पूछा है, लास्ट है ये, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप और भी पूछते रहना कि धरती पर शुरू में एटमॉस्फेयर कैसा था, ऑक्सीडाइजिंग था या रिड्यूसिंग था? अरे भी रिड्यूसिंग था, हाइड्रोजन बताया था ना, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन थी, पॉइजन ही पॉइजन था। तो इसको ऑक्सीडाइजिंग में लाइफ में किसने बदला? नीलकंठ महादेव ने बदला है। अपने तो कुछ लोग ये बोलेंगे जो हिंदू है तो नीलकंठ महादेव ने यहाँ जिंदगी दी। जब समुद्र मंथन हुआ तो पॉइजन निकला, सारे देवताओं ने कहा कि कौन इसको शॉक करे पिए, उसके बाद में जो लाइफ आएगी वो जिए। तो नीलकंठ महादेव भोलेनाथ बोले हम पिएंगे हैं? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि धरती का पहले जो एनवायरमेंट था वो कैसा था? रिड्यूसिंग। अब कैसा है? अब एनवायरमेंट कैसा है? बोले ऑक्सीडाइजिंग। ओके, मैं समझता हूँ ओरिजिन ऑफ लाइफ, आप केमिकल रिवोल्यूशन किसी भी नाम से जो भी आए, बुक क्या थी वो थी। पहला ये कौन था? साइनोबैक्टीरिया था, RNA DNA ये कैसे बना, ये रेड बॉर्न डायल्यूट क्या था, ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे अगले टॉपिक में।